नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी है कि हमने जो है सीडीपी का बैच शुरू कर दिया है और सीडीपी की क्लासेस को हम डाल रहे हैं। तो जो भी मेरा दोस्त अभी तक हमसे जुड़ा नहीं हो तो बहुत जल्दी से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी 2 क्लासेस अभी तक आ चुकी हैं, आज हम तीसरी क्लास लेके आ गए हैं। मैं बहुत ही जल्दी से आपको यह बता देता हूँ कि अभी हमने 2 क्लासेस में क्या करा है। हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी है, यानी विकास की अवस्थाएं, जिसको हमने बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे तरीके से 2 क्लासेस में बिल्कुल समाप्त कर दिया है। तो हमारी सारी स्टेजेस बिल्कुल क्लियर हो गई। जो बच्चा नहीं जुड़ा, अभी जुड़ा है बिल्कुल, वो फटाफट से क्लासेस देख लीजिए पहले दोनों, और फिर उसके बाद हमारे साथ इस क्लास से जुड़ जाइए और फटाफट से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो आज हम जो बहुत बेहतरीन क्लास लेके आए हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग जो डेवलपमेंट है उसको कौन कौन से कारक जो है वो अफेक्ट करते हैं। यह 2 बहुत ही शानदार टॉपिक हम आज लेके आए हैं। इसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि कुछ कुछ चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आती। आज सारी दिक्कतें आपकी दूर कर देंगे। उससे पहले जल्दी से मैं अपनी क्लास की विशेषताएं बता देता हूं। पहली क्लास की विशेषता, बिल्कुल फ्री बैच है हमारा, ये कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। पूरी क्लासेस विद क्या नाम है, क्वेश्चन बैंक के साथ हम डालेंगे उस पर। तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी क्वेरी हो आप उस पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका फटाफट से आपको समाधान करके भी देंगे। दूसरी चीज है, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। मेरे जितने भी दोस्त मेरी क्लासेस को देखते हैं वो ये सभी जानते हैं कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं, और इस तरह से पढ़ाता हूं कि एग्जाम में कम से कम रटने को आपको आए और आपका ज़्यादा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाए, जिससे कि सी टेट का पेपर तो आप बिना याद करे यूं ही निकाल दें, और यूपी टेट और स्टेट टेट के लिए जो थोड़ी बहुत चीज़ें याद करने की है वो लास्ट कुछ क्लासेस में हम आपको वो भी दे देंगे कि ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, जैसे कि कौन सी किताब किसने लिखी और कौन सी थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट ने दी। ये 2 चीज़ें याद करने की होती हैं, बाकी सब समझने का है इस चैप्टर में। चलिए आगे देखते हैं। एक बार इस पॉइंट पे बहुत ध्यान देना, आपने चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, आपकी कोई क्वेरी हो उससे रिलेटेड, आप हमारी क्लास देखिए। मैं ये वादा करता हूं वो क्वेरी आपकी आवश्यक दूर होगी, और नहीं भी हो तो कमेंट बॉक्स में डालना। मैं अगली क्लास में पूरी कोशिश करूंगा कि उसको क्वेरी को मैं आपकी को दूर कर दूं, जिससे कि कोई भी डाउट आपके मन में ना बचे और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो। फिर यह क्लास कहाँ कहाँ इफेक्टिव है? यह क्लास सी टेट, ऑल स्टेट टेट और हमारी सुपर टेट के लिए फाउंडेशन क्लास बन जाएगी ये बिल्कुल। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में मैंने आपको मोटर डेवलपमेंट बता दिए थे पिछली क्लास में, उसका जल्दी से क्विक रिवीजन भी करा दूंगा और फिर बाकी बचे हुए प्रिंसिपल भी बता दूंगा। देखिए प्रिंसिपल क्या है, साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे दे रखे हैं। किसी किताब में कोई 10 पा जाएंगे, किसी किताब में दूसरे 10 पा जाएंगे, या हो सकता है 7 कॉमन दे और 3 बदल दे। बच्चा सबसे ज्यादा परेशान रहता है, मेरे ऑफलाइन बैच का बच्चा कहता है सर कौन से 10 को सही माने, तो सारे सही हैं। अब मान लीजिए साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट दे गए और कुल मिला के वो 30 हो गए। अब वो 30 बात सिमिलर कहेंगे, तो हमें क्या करना है? हमें एक शिक्षक का काम क्या है? यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा क्या काम है? मेरा यह काम है कि मैं बेस्ट वन लेके आऊं जिससे कि सारे प्रिंसिपल कवर हो जाएं। अभी क्या करते हैं लोग, कोई बुक उठाई उसमें 10 दिए वो बता दिए, उन्हें पता नहीं कि बाकी 3 कहां से आएंगे, बाकी 4 कहां से आएंगे। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं, अलग साइकोलॉजिस्ट ने कुछ कुछ प्रिंसिपल अलग दिए हुए हैं, सारे मेजर मैंने आपके कवर करा दिए हैं। फटाफट से इनको देख लेते हैं। चलिए, तो हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। पहले हम मोटर वाले देखते हैं, जो कि मैं पिछली क्लास में कवर करा चुका हूं, इसलिए इनको थोड़ा सा जल्दी मैं लूंगा। चलिए, तो पहला है दिशात्मक वृद्धि और मोटर विकास, यानी किस दिशा में हमारा डेवलपमेंट चलता है, ग्रोथ चलती है। ग्रोथ की बात करें तो किस दिशा में चलती है? तो पहला हमने पढ़ा था सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल का मतलब है बच्चे में हेड से लेकर टो तक चलेगी। पहले हेड से नेक मसल्स, ये धड़ की मसल्स, ये ऐसे डेवलप होती जाएंगी, फिर पैर की मसल डेवलप होंगी, जिससे कि वो बाद में चलेगा। तो बच्चा पहले गर्दन संभालता सीखता है, फिर धड़ संभालना सीखता है, फिर हाथों का मूवमेंट आता है, फिर उसके बाद कहीं जाके पैरों में जान आती है और पैरों का मूवमेंट उसका उसके बुद्धि के हिसाब से होता है। देखिए मूवमेंट तो होने लगता है, बच्चा पैर पड़े पड़े मारता है, लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इससे माइंड से, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करना, यही तो मोटर स्किल्स हैं। चलाना कोई मोटर स्किल नहीं है, चलता तो बच्चे का बचपन से ही है,
लेकिन जब चाहे जहां चाहे चला ले, रख ले, इसको बोलते हैं मोटर स्किल। तो ये हो गया हेड टू टो, यानी सिर से पैर की तरफ, ऊपर से नीचे, सिफेलोकॉडल बोलते हैं इसको। सिफेलोकॉडल का मतलब सिर है पदाभिमुख। तो ये आपने पिछली क्लास में देख लिया होगा। दूसरा जो आता है, जो हमारा डेवलपमेंट चलता है, वो चलता है अंदर से बाहर की तरफ, यानी अंदर से बाहर की तरफ, पेरीफेरी से आउटर की तरफ। तो ये आएगा इनसाइड टू आउटसाइड और सेंटर टू आउटसाइड। इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल। यानी अगर आप अपना विकास देखें, डेवलपमेंट देखें, हाथी का देख लीजिए, तो मैंने आपको बताया था पहले ये वाला मोशन आता है, यानी ये कंट्रोल, मोशन की बात नहीं, ये कंट्रोल आता है, फिर ये कंट्रोल डेवलप होता है, फिर रिस्ट का कंट्रोल डेवलप होगा, और उसके बाद जाके कहीं फिंगर्स का कंट्रोल डेवलप होगा। मैं जो चाहूं उठा लूं, जैसे चाहूं पोज बना लूं, ये होता है। ये छोटे बच्चे के में एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे आता है। अगला आता है फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल मसल्स और ग्रॉस टू फाइन मसल्स। ये ग्रॉस टू फाइन भी बोल देते हैं इसको, फ्रॉम ग्रॉस टू फाइन, यानी बड़ी से छोटी मांसपेशियां या स्थूल से बारीक मांसपेशियां। इसका मतलब क्या है, समझिए कि पहले जो मोटी मसल्स हैं, मोटी मांसपेशियां हैं, वो चलनी शुरू होंगी। जो फाइन मसल्स हैं, यानी छोटी मांसपेशियां, इन पे कंट्रोल थोड़ा स्लो आएगा, इन पे कंट्रोल। तभी तो आपने देखा होगा हैंड मूवमेंट पहले होता है, ग्रिपिंग बाद में आती है बच्चे की। तो ये भी कंट्रोल ऐसा है कि फाइन, ग्रॉस पहले, फाइन मसल्स बाद में। आप फटाफट से क्विक रिवीजन के लिए पिछली क्लास भी देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है दूसरा प्रिंसिपल, जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। ठीक है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। पहले बच्चा जनरल चीजें करेगा, स्पेसिफिक बाद में होगा। कहने का मतलब क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य विकास होगा, बच्चे का ग्रोथ होगी, उसके बाद विशिष्ट ग्रोथ होगी। इसका मतलब ये समझिए, जैसे मान लीजिए मुझे कोई कोऑर्डिनेशन करना है, तो पहले सामान्य चीजें मैं कर लूंगा, जैसे चलना। अब मैं सीधा एकदम दौड़ना नहीं सीख सकता, पहले मैं चलना सीखूंगा, यानी मैं पकड़ पकड़ के चलूंगा, सामान्य सी चीज। उसके बाद एक्सपर्टीज, यानी दौड़ने की एक्सपर्टीज कब आएगी, वो बाद में आएगी। तो पहले कुछ चीजें सामान्य होंगी और विशिष्ट चीज बाद में होगी। ये भी हमने कर लिया था अपनी पिछली क्लास में। फिर उसके बाद आता है विभेदीकरण और एकीकरण। विभेदीकरण और एकीकरण, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी मैं आपको बता चुका था। स्विमिंग का एग्जाम्पल मैंने बहुत बढ़िया दिया था, इसमें आपको याद हो, स्विमिंग का एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। उसमें क्या था कि हमारे नेक की मसल्स, बार बार नेक को ऐसे करना, पहला मोशन हो गया ये। दूसरा हैंड्स की मसल्स, हैंड्स को ऐसे करना। तीसरा पैर की मसल्स, पैर को ऐसे करना। ये तीन अलग अलग है, डिफरेंट है। विभेदीकरण, तीन डिफरेंट मसल्स हैं। ये मैं अलग अलग तो चला सकता हूं, लेकिन अभी मेरा इतना मोटर डेवलपमेंट नहीं हुआ कि मैं तीनों को एक साथ चला लूं। धीरे धीरे जब मेरी उम्र बढ़ेगी, तो यानी किसी बच्चे की उम्र बढ़ेगी, तो उसका इतना विकास हो जाएगा कि वो एक साथ चला सकेगा, यानी वो स्विमिंग कर सकेगा। तो पहले बच्चा ये तीनों को अलग अलग चलाना सीखता है, उसके बाद इनका कोऑर्डिनेशन थोड़े टाइम बाद सीखता है। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो 2 भी हो गया और 3 भी हो गया हमारा। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वेरिएशन इन ग्रोथ एंड मूवमेंट, वृद्धि और गति में भिन्नता। ये मैंने आपको बताया था उम्र के, आपको एग्जाम्पल दिया था कि लिख लो 3 इयर्स कंपेयर करो 5 ईयर। 3 साल के बच्चे से 5 साल के बच्चे को कंपेयर करोगे तो उसकी वृद्धि और गति में आपको अंतर दिख जाएगा। यानी हैंड्स चलाने की गति और उसकी जो वृद्धि है डेवलपमेंट की, दोनों में साफ साफ अंतर दिखाई देगा। यह वो हमारा प्रिंसिपल है। उसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, ऑप्टिमल टेंडेंसी इन फिजिकल ग्रोथ एंड मोटर एक्टिविटी, शारीरिक विकास और मोटर गतिविधियों में इष्टतम प्रवृत्ति। इसमें मैंने आपको बॉडी बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया था, वेट लिफ्टिंग का दिया था। किसका दिया था, वेट लिफ्टिंग। हर चीज एग्जाम्पल से समझाई हुई है। वेट लिफ्टिंग का एग्जाम्पल दिया था कि हमारे शरीर की, हमारे मसल्स की, वेट लिफ्टिंग का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि हमारे मसल्स की एक ऑप्टिमम वो है, क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। कैपेसिटी बोलते हैं, ऑप्टिमम कैपेसिटी या कैपेबिलिटी बोल सकते हैं, क्षमता बोल सकते हैं कि एक ऑप्टिमम क्षमता, यानी उससे आगे हम नहीं जा सकते। यानी कोई भी महामानव भी होगा, बॉडी बिल्डर तगड़ा से तगड़ा होगा,
तो वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक वजन उठाने पे रुक जाएगा, यानी उससे ज्यादा उससे कभी नहीं उठेगा। फिर इसका मतलब अगर वो उठाता है तो उसे इंजरी हो सकती है, मसल्स खराब हो सकती हैं, जॉइंट खराब हो सकते हैं। तो ऑप्टिमम का मतलब यही है कि जो हमारा दिया गया हमें चीजें हैं उनमें जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, वो होता है ऑप्टिमम। तो हमारे मसल्स की एक ऑप्टिमम रेंज है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है, जिससे बाहर हम नहीं जा सकते। तो ये हमारा अगला पॉइंट था। फिर उसका सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट सीक्वेंस में चलता है, ये भी मैं आपको बता चुका था। बच्चा पहले पेट के बल, फिर उसके बाद जो है चारों पैरों पे, यानी 2 पैर 2 हाथों पे, फिर पकड़ पकड़ के चलना, और फिर चलना, फिर दौड़ना। सीक्वेंस है बिल्कुल, ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया द्विपक्षीय और एक पक्षीय वृत्ति है। इसमें क्या था, बाईलेटरल, बाईलेटरल, बाई का मतलब 2, यूनी का मतलब 1। पहले बच्चा जो भी एक्टिविटी करेगा वो दोनों हाथों से करने का, यानी लिखना भी चाहेगा तो पेन को ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, बैट बॉल खेलेगा तो बैट को ऐसे पकड़ेगा, बॉल फेंकेगा ऐसे फेंकेगा। जब उसके डेवलपमेंट हो जाता है मस्कुलर, तो उसके बाद वो एक हाथ से वो सारी चीजें करने लग जाता है, या तो वो राइटी बनता है या वो लेफ्टी बनता है, ये वो करने लग जाता है। इसका मतलब वो बाईलेटरल से यूनिलेटरल की तरफ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कम लोग इसको कवर करते हैं, मैंने इसलिए आपके लिए इसको कवर कर दिया है। उसके बाद आता है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता भी आपको पता है कि हर इंसान, हर बच्चा अपना जो ग्रोथ का टाइम है, ड्यूरेशन है, जरूरी नहीं है कि भाई बच्चा चलना सीखेगा 10 महीना 3 दिन पे चलना सीख जाएगा, नहीं। हो सकता है कोई बच्चा 9वें महीने में सीख जाए, कोई बच्चा 11वें महीने में सीखे। ये ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आके सीखेगा। वो उसके शारीरिक क्षमताओं की वजह से होता है कि कोई बच्चे की मसल जल्दी परिपक्व हो जाती है, कोई बच्चे की मसल्स थोड़ा लेट परिपक्व होती है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, बच्चे का खान पान भी हो सकता है, बच्चे का हेरिडिटी भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस भी आता है। तो ये तो पुराना रिवाइज हमने कर लिया, अब थोड़ा सा स्लोली पढ़ेंगे जिससे कि थोड़ा नया हम शुरू करते हैं। इसमें मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज दिखी होगी आपको, ये केवल इसलिए था क्योंकि ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट से आगे का। अब देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतर विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसमें बहुत बढ़िया साइकोलॉजिस्ट हुए बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर लिख सकते हो आप। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली जो कि वो किताबों में भी लिखी रहती है कि कोई भी डेवलपमेंट एकदम नहीं हो जाता। उन्होंने यही बोला, उसमें समय लगता है, कंटिन्यूअस होता है, यानी जब तक डेवलपमेंट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, धीरे 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 डेवलपमेंट हो रहा है, यानी स्लोली डेवलपमेंट हो रहा है, हो रहा है। और एक आता है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब परिपक्वता। ठीक है, मैच्योरिटी पे आके वो रुकता है। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होता है। डेवलपमेंट, ये स्किनर ने बताया हमको, अचानक एकदम से कोई डेवलपमेंट नहीं होता, एकदम या अचानक कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता, या अचानक, अचानक डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह निरंतर चलता रहता है। और कब तक चलता है? जब तक परिपक्वता नहीं आ जाती, जब तक। ये चीज हमें जो बताई गई, जो मैंने आपको बोला है कि डेवलपमेंट जो है ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है, ये इस तरह से चलता है, ये बीएफ स्किनर ने हमको बताया। आपको किताबों में काफियों में लिखा दिख जाएगा कि भाई ऐसे उन्होंने बोला इस प्रिंसिपल के बारे में। ये बात आपको क्लियर होगी। उसके अलावा हम देखते हैं, उसके अलावा देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, एक समान पैटर्न है, हरलॉक ने इसके बारे में बोला है। हरलॉक ने बोला है कि हमेशा एक बच्चा पैटर्न फॉलो करेगा, उस पैटर्न से अलावा नहीं जा सकता, यानी एक विशिष्ट पैटर्न है। हमारा जो भी डेवलपमेंट होगा उसी पैटर्न के हिसाब से होगा, यानी उसी प्रतिमान के हिसाब से हम डेवलप करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि पैटर्न से भी आप समझ रहे होंगे कि पहले ये चीजें होंगी, फिर उसके बाद दूसरी चीजें होंगी, फिर उसके बाद तीसरी चीजें होंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य का बच्चा हो, चाहे वो राजस्थान में हुआ हो, चाहे वो कश्मीर में हुआ हो, चाहे वो कहीं भी हुआ हो, लेकिन पैटर्न सेम फॉलो करेगा। पहले उसके अंदर जो डेवलपमेंट होने हैं चलने वाले मोटर स्किल्स के, कि भाई ये उसके मैच्योर होंगे, वो ही होगा।
ठीक है, तो ये हरलॉक ने बताया हमें। फिर उसके बाद आता है अगला जो आएगा, वो आएगा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता एंड अधिगम के बीच अंतःक्रिया का सिद्धांत। अभी क्या है, मैंने आपको बताया कि परिपक्वता, जब हमारे अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी, यानी डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट ले लो, चाहे आप संज्ञानात्मक ले लो, चाहे आप ग्रोथ ले लो, चाहे आप सोशल डेवलपमेंट ले लो, कोई भी डेवलपमेंट यदि हम देखेंगे तो वो जब तक होता रहता है, यानी हम परिपक्वता की तरफ चलते रहते हैं। जैसे जैसे हम परिपक्वता की तरफ पहुंचते हैं वो डेवलपमेंट स्लो होता चला जाता है, लेकिन रहता निरंतर है, चलता रहता है। तो यही बोला है उसने कि हम अधिगम कब करते हैं, लर्निंग कब करते हैं, हम मैच्योरिटी तक पहुंचते रहते हैं और लर्निंग करते रहते हैं। अधिगम यानी मैच्योरिटी की तरफ जाते रहते हैं और लर्निंग हम करते रहते हैं, अधिगम हम करते रहते हैं। यही वो सिद्धांत है, यही सिद्धांत है जिसमें क्या कहा गया है, परिपक्वता एंड अधिगम के बीच अंतःक्रिया हमेशा चलती रहेगी। यानी हम मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे और लर्निंग करते रहेंगे, और यह माना जाता है कि मैच्योरिटी के लेवल पर आकर हमारी ऑलमोस्ट डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, ऑलमोस्ट डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, परस्पर संबंध का सिद्धांत। यानी इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। आप ये नहीं कह सकते, जैसे मान लीजिए हमारा है ग्रोथ, जैसे हमने लिख दिया ग्रोथ, ग्रोथ के बाद मैंने लिख दिया सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के बाद मैंने लिख दिया मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट। अब ये मैं इनको कैसे मान सकता हूं कि भाई ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, यही तो बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट आपस में इंटर रिलेटेड है, मैं कैसे मान लूं? तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझिए। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका फिजिकल ग्रोथ सही नहीं हुआ, उसके मोटर कुछ विकार हैं, कुछ फिजिकल एबनॉर्मलिटीज हैं उसके अंदर, डिफरेंटली एबल्ड वो बच्चा है, चाहे वो सुनने में हो, चाहे वो विजन में हो, चाहे वो हाथ पैर में हो, कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं उसके दूसरे क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। हो सकता है उसके अंदर एक भय का माहौल व्याप्त हो जाए, उसके अंदर एक शर्म का माहौल आ जाए, वो अपने उन अंगों को देख के बाहर निकलना यानी सोशल इंटरेक्शन ना करे, वो डरे लोगों से, मजाक बनाएंगे, इसका उसके अंदर बहुत ठेस पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उसके एक डेवलपमेंट रुक जाने से बाकी और डेवलपमेंट पे भी प्रभाव पड़ सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, पड़ सकता है। तो फिजिकल ग्रोथ के प्रभाव पड़ने से उसका बाकी डेवलपमेंट, जैसे मान लीजिए सुन नहीं सकता, तो सुन नहीं सकता तो हो सकता है उसके कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास थोड़ा लेट हो, क्योंकि उसको सुनने में दिक्कत आती है, टीचर ने जल्दी जल्दी बोल दिया और बच्चा समझ नहीं पा रहा, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, तो हो सकता है वो एक दो क्लास अपने पीछे हो जाए, एक दो क्लासेस पीछे हो जाए, वो कंसेप्ट में थोड़ा सा लेट हो जाए। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, मान लीजिए मैं एक समाज में जी रहा हूँ और वो समाज जो है बहुत ही खराब लोगों का भरा हुआ है, तो क्या मेरे अंदर नैतिक मूल्य जो आएंगे अच्छे आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। बहुत कम चांसेस है कि मेरे अंदर बहुत अच्छे मोरल वैल्यूज आए। क्यों? क्योंकि जो मेरा सोशल डेवलपमेंट है वो बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है, मैं गलत लोगों के बीच में सोशली रह रहा हूं, तो मेरा मॉरल डेवलपमेंट भी उन्हीं की तरह हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड, यह सभी आपस में परस्पर संबंधित हैं। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी अब तक बिल्कुल अच्छे से। इसको भी हम टिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आया प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, वंशानुगत और व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए कोई भी डेवलपमेंट में दो प्रमुख फैक्टर हैं, आगे पढ़ेंगे। दो प्रमुख फैक्टर हैं डेवलपमेंट के, एक है हेरिडिटी और एक है एनवायरमेंट। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने यही बोला है कि कोई भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है इन दो मजबूत स्तंभों पे खड़ा हुआ है, यानी डेवलपमेंट की जो बुनियाद है यही दो चीज हैं। एक तो है हमारा हेरिडिटी, ठीक है, यानी अनुवंशिकता। अनुवंशिकता का मतलब है जो मुझे पेरेंट से मिल गया, जो जीन्स मुझे पेरेंट से आ मिले। अब मान लीजिए मेरा आईक्यू बहुत ही बढ़िया पेरेंट्स द्वारा बहुत बढ़िया मुझे मिल गया, तो कहीं ना कहीं मेरा आईक्यू बढ़िया होने के कारण मेरा कॉग्निटिव विकास अच्छा होगा, यही तो बात बोल रहा है वो। तो मेरा कॉग्निटिव विकास और बच्चों के कंपैरिजन में अच्छा होगा जिनका आईक्यू कम मिला। तो हेरिडिटी का थोड़ा सा फर्क आया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इससे भिन्न बोलते हैं कि हो सकता है बच्चे के अंदर थोड़ा कम आईक्यू आया हो,
लेकिन वो एनवायरमेंट में जैसे में रहेगा उसी के हिसाब से उसका डेवलपमेंट होगा। तो दोनों फैक्टर का रोल यहां पर है। ये नहीं कह सकते कि दोनों का 50-50% है या 30-70 है या 20-80 है। ये कोई कुछ नहीं कह सकता कि बच्चे का कितना प्रतिशत विकास हेरिडिटी की वजह से होता है और कितना प्रतिशत विकास जो है हमारा एनवायरमेंट से होता है। ऐसा आइडिया लगाना बहुत ही गलत है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेकिन होता इन दोनों के मेनली कॉम्बिनेशन से ही है, दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। जो हमारा डेवलपमेंट है ये स्पाइरल है। अब ये यहां पर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बच्चों को, आज तक की समझ में नहीं आया कि स्पाइरल, कुछ तो टीचर ऐसे बता देते हैं कि ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे यूं घुमा के दिखा दिया कि यूं घूम गया, बस अब यूं नहीं पता क्या घूम गया। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट एक डायग्राम से समझा देता हूं, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे वो आगे जाता है फिर पीछे आता है। बार बार एक किताबों में ये चीज लिखी रहती है, वही सब बोल देते हैं कि आगे जाएगा रेस्ट करेगा, पीछे आएगा फिर आगे जाएगा रेस्ट करेगा। तो ये कोई एक स्पाइरल शेप हो गई। लेकिन स्पाइरल कैसे हुआ उसका बहुत ही सटीक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, किताब में नोट कर लीजिएगा और कभी नहीं भूल पाओगे, ऐसा एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं। देखो ये मैं एग्जाम्पल आपके लिए लेके आया हूं। हालांकि ये जो स्पाइरल अप्रोच है ये ज्यादातर कंप्यूटर साइंस के विभाग में लगती है, जहां प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वहां लगती है। तो वहीं से ही ढूंढ के मैं एक आपके लिए सिंपल सा आइडिया लेके आया हूं। ठीक है, अब आप इसको समझिए कि कैसे यह कार्य करता है। मेरा समझाने का कार्य है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं कि स्पाइरल प्रिंसिपल कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले माना मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, और प्रोजेक्ट का नाम है, मान लो ज्वालामुखी का एक मॉडल बनाना है। ठीक है, ज्वालामुखी का मुझे एक मॉडल बनाना है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। छठी क्लास का मैं बच्चा हूं, यहाँ 6th क्लास में लिख देता हूं, 6th क्लास का मैं छात्र हूं। तो 6th क्लास में देखिए बच्चा यहां से शुरू करेगा। ये है बच्चे की स्टार्टिंग, जब उसको प्रोजेक्ट वर्क मिला, यानी उसका कार्य क्षेत्र बस इतना सा था, उसे मिला प्रोजेक्ट। उसके बाद उसने इस पर काम करना शुरू करा, उपयुक्त वस्तु प्रोजेक्ट के लिए एकत्रित करना। अभी देखिए उसका ज्ञान केवल इस क्षेत्र में, देखो आप ये डब्बा देख रहे हो ना, ये वाला डब्बा, ये पूरे डब्बे में केवल उसका ज्ञान इतना सा है, समझो। अभी वो छठी क्लास में है, तो वस्तु भी एकत्र कैसी करेगा, बहुत थोड़ी सी करेगा। यानी थर्माकोल ले आया थोड़ा सा, भाई ज्वालामुखी बना के दिखाना है मॉडल टाइप, तो ज्वालामुखी रुई हुई ले आया, लाल सा उसके अंदर कुछ डाल दिया, तो उसने उपयुक्त वस्तुओं को एकत्रित कर लिया। अब उसके बाद प्रोजेक्ट बनाना शुरू करा उसने। तो प्रोजेक्ट बना रहा है बेचारा बच्चा, तो उसका ज्ञान अभी भी सीमित है। प्रोजेक्ट बनाने का ज्ञान केवल इतने क्षेत्र में सीमित है, क्योंकि छठी क्लास में है, अभी इतना अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। तो प्रोजेक्ट बनाना शुरू करा, आइडियाज आए, इतनी ही क्षेत्र में बहुत कम आइडिया आ रहे हैं अभी उसके पास बहुत कम आइडिया आ रहे हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब प्रोजेक्ट को उसने यूज करा, यहां पर आया कि भाई प्रोजेक्ट को यूज कर लिया, यानी मॉडल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया, बना के दिखा दिया। अभी भी यूज करने का ज्ञान भी बहुत ही जरा सा है उसके पास। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब वो वापस से कहां आ गया, उसने एक मॉडल तैयार कर दिया, छठी क्लास ओके हो गई, तो छठी क्लास का उसका ज्ञान ये लीजिए यहां तक आके पूरा हो गया। समझ गए, एक स्पाइरल में एक वो घूम गया। उसने क्या करा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज्वालामुखी चुना, उसके बाद उपयुक्त वस्तु प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही सीमित थी उसकी, क्योंकि कॉग्निटिव ज्ञान ही इतना था। फिर उसके बाद उसने प्रोजेक्ट बनाने का आइडिया बहुत छोटा सा था, आइडिया लिया और उसने प्रोजेक्ट का निर्माण किया, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर गया। अब उसके पास फिर से वही प्रोजेक्ट आया क्लास 7th में, उसके पास फिर वही प्रोजेक्ट आया, अब की बार क्लास 7th में। यानी वाक्य से आगे स्टेज बढ़ी, उम्र बढ़ी तो क्या होगा, पिछला ज्ञान तो सारा था ही था। अब देखिए फिर से वही प्रोजेक्ट आ जाए, मान लो कि भाई ज्वालामुखी का मॉडल बनाना है, तो अब की बार उसके पास ज्वालामुखी के मॉडल बनाने के लिए यहां पर देखो आइडिया की दुकान बढ़ गई। ये पिछली बार के तो और नए और ऐड हो गए, क्योंकि पिछली बार के आइडिया से कुछ तो आगे बढ़ेगा बच्चा। तो अब उसके पास वस्तुएं ज्यादा हो गई। अब वो कार्डबोर्ड नहीं ढूंढेगा, अब वो कुछ और वस्तु ढूंढेगा, थोड़ा और टेक्निकल हो जाएगा। वो सोचेगा कि मॉडल को लाइव दिखाऊं, कि ज्वालामुखी में से कुछ निकलता हुआ दिखाऊं, आग ना हो, चाहे वो आग ना हो, लावा ना हो, चाहे कुछ भी ऐसा ही निकलता हुआ दिखाऊं।
तो क्या नहीं, उपयुक्त वस्तुओं के लिए उसका ज्ञान थोड़ा सा बढ़ गया, जो पहले ज्ञान सीमित था वो इतना हो गया। यानी वो बार बार, अब क्या है, प्रोजेक्ट बनाने का आइडिया, पहले बेचारे के पास छठी क्लास में इतना सा आइडिया था, अब देखिए आइडिया का ज्ञान भी, उसका क्षेत्र भी बढ़ गया है, क्योंकि पिछली बार से तो एक्स्ट्रा आइडियाज आएंगे, जो पिछली बार उसने बनाया था उससे तो ज्यादा ही आएंगे। तो अब की बार प्रोजेक्ट को और अच्छे से असेंबल करेगा, जोड़ेगा, फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल भी उसका बढ़ जाएगा उतना ही। समझ में आ गई बात। अब अगर मान लो क्लास 8th में आ जाए, क्लास 8th में अब की बार उसका ज्ञान और बढ़ गया। यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि एक ही डेवलपमेंट में वो पीछे जा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, तो पिछला वाला लेके और बढ़िया तरह से आगे बढ़ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिला के इसे बोलते हैं डेवलपमेंट स्पाइरल होता है, ना कि लीनियर, ना कि लीनियर। अब बताइए, समझ में आ गई होगी बात, बिल्कुल क्लियर से समझ में आ गई होगी। कहां से हम CS का कुछ उठा के लाए और वहां से आपको बिल्कुल तरीके से हमने समझा दिया है कि ये डेवलपमेंट हमारा स्पाइरली ऐसे चलता है। वो जो हम बोलते हैं ना बैक, अब देखो वापस बैक जा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर बैक जा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, लेकिन बैक का मतलब है वो अपना दायरा बढ़ा रहा है। यह बात समझिए, वो अपना दायरे को इंक्रीज कर रहा है, जो कॉग्निटिव, जो सोशल, जो इमोशनल डेवलपमेंट पहले थे उससे ज्यादा बढ़ा दे रहा है। बताइए, बात क्लियर होगी, बात समझ में आ गई आपके बिल्कुल। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल थे वो लगभग हमारे पूरे हो गए। ये मैंने ये तो चलो, अब आता है कि जो हमारा ये हमने पढ़ा है डेवलपमेंट, बच्चों का डेवलपमेंट, इसको शिक्षक यूज कैसे करे। CTET के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, बिल्कुल बच्चे वाले हल्के हल्के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने इसलिए यहां पर कवर कर लिया है कि भाई यूजफुलनेस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इन एजुकेशन, ये बहुत मेन पॉइंट है ना। हम शिक्षक हैं, जो हमने पढ़ा उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड बिहेवियर, बालक के व्यवहार को समझने में। भाई आपको पता है बालक किस एज में है, बालक थोड़े दिनों बाद उससे बात करते करते आपको यह भी पता चल जाएगा उसका सामाजिक कितना डेवलपमेंट हो चुका, मॉरल कितना डेवलपमेंट हो चुका, तो आप बहुत आराम से उसके व्यवहार को समझ सकते हो वहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्लियर होगी बात, इसमें ज्यादा समझाने को वैसे है नहीं, आप बहुत समझदार हो मुझे पता है। टू मेक टीचिंग एंड टीचिंग मेथड्स इफेक्टिव, शिक्षण और अध्यापन विधि को प्रभावी बनाने के लिए, जैसे मैं लाया अभी घुमा फिरा के स्पाइरल का, प्रभावी बनाने के लिए, ऐसे ही टीचर को जब बच्चे के बारे में पता चल जाए, अब मुझे पता चल गया कि क्या बताया जा रहा है, बच्चों को भ्रमित कैसे, तो मैं बढ़िया चीज लेके आया। ऐसे ही जब आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर क्या गलती है, तो आप एक बहुत बढ़िया तरीके से उस चीज को तोड़ने के लिए एक बढ़िया क्रिएटिव आइडिया लेके आओगे। तो जब हमें बच्चे के बारे में पता होगा कि इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये 2+2 जो है, ये 5+2 तो 7 पता है इसे, 5+2 तो इसको 7 पता है, लेकिन बच्चा गलती कहां कर रहा है, जब 7 - 2 ये 5 नहीं लिख पा रहा, यानी ये नहीं कर पा रहा रिवर्स में। तो उसके लिए मैं चाहे अबे, यानी मैं उसको कोई क्विज के सहारे समझाऊं, उसको 5 कॉइन दूं, 2 कॉइन दूं, इस तरीके से काउंटिंग करके समझाऊं, वो टीचर के ऊपर है, वो किस तरह से उसको समझा पाता है। उसके बाद टू मोटिवेट चिल्ड्रन टूवर्ड्स लर्निंग, बालकों को सीखने के प्रति प्रेरित करने में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि आपको हमेशा बच्चे को प्रेरित करना है सीखने में, तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अनुसार ही आप उसको सीखने में प्रेरित करोगे। अब बच्चा है 6ठी में, आप उसको 8वीं की चीज सीखने में प्रेरित नहीं करोगे। जब आपको पता है कि इसका डेवलपमेंट अभी मैच्योरिटी इस किस लेवल की है, उसी के हिसाब से आप उसको कोर्स वगैरह देके प्रेरित करोगे कि भैया ये काम कर दे तो फटाफट। उसकी मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में, मानसिक स्वास्थ्य को भी जो है शिक्षक बड़े आराम से उन्नत बना सकता है कि भाई बच्चे के अंदर अगर मान लो कोई मेंटल डिसऑर्डर आ रहा है, यानी कोई इमोशंस या कोई ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपको लगता है कि नहीं आनी चाहिए, कोई फियर आ रहा है, कोई एंगर आ रहा है बच्चे के अंदर, तो आप उसको दूर कीजिए। कोई एनवायरनमेंट उसका गलत हो रहा है जिसके कारण वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो उसको आप अच्छा बना सकते हो। उसके अलावा डेवलपमेंट चिल्ड्रन पर्सनैलिटी, बालक के व्यक्तित्व के विकास में, बिल्कुल अच्छी बात है, एक टीचर ही बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करता है और टीचर रोल मॉडल भी होता है बच्चों का। छोटी उम्र में आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल जैसे टीचर बाल करके आता है वैसे ही बाल करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो चाल ढाल होता है वैसे ही करने, यानी पर्सनैलिटी ग्रूम करने में
किसी भी किड की, किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करने में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना दे, बस टीचर उस पर ध्यान दे दे एक बार। उसके अलावा आता है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। किन्हीं बच्चे की स्पेशल नीड है, मान लो किसी का मेंटल डेवलपमेंट सही नहीं है, आईक्यू लेवल कम है, तो आप उसको कैसे पढ़ाओगे? ठीक है, सामान्य बच्चों के साथ बैठ के ही, ताकि उसके अंदर कोई भेदभाव की भावना ना आए, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। यदि उसको कोई डिसेबिलिटी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, यानी सुनने में नहीं सुन सकता प्रॉपरली, तो थोड़ा तेज बोलो, स्लो बोलो। ठीक है, दिखने में उसे कोई दिक्कत है तो आगे बैठाओ। तो आप उसकी नीड को समझ सकते हो और उसके हिसाब से कार्य कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कई बार सीटेट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं इनसे। तो हमारा काम तो देखिए वो है कि जो आ गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें पढ़ाना जो आ सकती हो, वो ये चीज अच्छी है। यानी जो आ सकती हो वो चीजें पढ़ानी है मुझे, जो आ गया वो तो आपको पता क्वेश्चन बैंक में लिखा हुआ है, वो तो क्वेश्चन बैंक में लिखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने आपको कारक बताए, तो कारक क्या है हमने अभी पढ़ा था, हेरिडिटी और एनवायरमेंट कारक होते हैं, अभी वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनल कारक, बच्चे के अपने अंदर के शारीरिक अंदर के कारण क्या क्या हो सकते हैं जो उसके डेवलपमेंट को अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। ये बात क्लियर होगी, इंटरनली अंदर के, मेरे बाहर के नहीं, एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, मैं किसकी बात कर रहा हूं? अगर मेरा डेवलपमेंट हो रहा है तो मेरे अंदर के। सबसे पहले इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहली चीज हेरिडिटी, यानी अनुवंशिकता। इसको मैं बड़े आराम से अभी आगे लूंगा। अनुवंशिकता का मतलब क्या हो गया? आपको पता है कि जो माँ बाप होते हैं उनके जीन्स आपके जो है डीएनए में आते हैं, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके अंदर आती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज मदर की आती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज फादर की आती हैं, यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनके कारण वो प्रॉपर्टीज आपके अंदर आती हैं। ठीक है, अब आपको माँ बाप से अच्छा आईक्यू भी मिल सकता है और आईक्यू थोड़ा लो भी मिल सकता है। ठीक है, आपको माँ बाप से ऊंची हाइट भी मिल सकती है, छोटी हाइट भी मिल सकती है। आपको माँ बाप से आंखों का रंग काला भी मिल सकता है, आंखों का रंग ब्राउन भी मिल सकता है, नीला भी मिल सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो माँ बाप से मिल सकती हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। तो क्या भाई, डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो हमारा डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उन जीन्स पे भी निर्भर करता है जो माँ बाप से मिली। सबसे पहली चीज तो वही है, जो एक बार जेनेटिकली मेरे अंदर आ गई, अब उसे कोई बदल नहीं सकता, अब उसको कोई बदल नहीं सकता। अब उसको बेटर तो कर सकते हैं, वहां से शुरू तो करना ही पड़ेगा। तो पहली चीज क्या आ गई भाई? हेरिडिटी। हेरिडिटी बहुत जरूरी चीज हो गई। उसके बाद आया इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि, यानी मेरा आईक्यू कैसा है, मेरा आईक्यू कैसा है, मेरा आईक्यू ज्यादा है कम है, क्योंकि मेरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहीं ना कहीं मेरे आईक्यू पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। यदि मैं क्विक लर्नर हूं, मैं जल्दी से सीख, विशिष्ट बच्चा हूं, ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी से सीख जाऊंगा। और जब बहुत जल्दी से सीख जाऊंगा तो क्या होगा? बहुत जल्दी से करने के बाद मैं उन बच्चों से पहले सीख लूंगा, तो मेरा डेवलपमेंट उन बच्चों से काफी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंटेलिजेंस यानी आईक्यू लेवल से कैसे चीजें बदलती हैं। अब बात करते हैं हम सेक्स डिफरेंस, यानी लिंग भेद, यानी लड़का और लड़की। बात करते हैं लड़का और लड़की। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि लड़का और लड़की में अब डेवलपमेंट कैसे बदलेगा भाई, सेक्स के कारण डेवलपमेंट कैसे चेंज हो सकता है। तो ये हम थोड़ा सा हमने पहले भी पढ़ा है, मैं आपको फिर बता देता हूं। जैसे हाइट, सबसे पहले ग्रोथ, ग्रोथ में तो अंतर पाया जाता है, तो दिखता भी है कि भाई लड़कियों की हाइट हो सकता है छोटी रह जाए, लड़कों की हाइट ज्यादा हो जाए, वो कोई वो नहीं है। लेकिन कॉग्निटिव की बात करें तो आप कहते हैं जी कॉग्निटिव तो एक जैसा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एक पॉइंट आप मिस कर रहे हो जो कि क्वेश्चन बन सकता है, जिसका कि लड़कियों का जो ब्रेन का डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मैच्योरिटी वाली जो ब्रेन डेवलपमेंट है, वो लड़कों से पहले हो जाता है। हालांकि लड़कों का भी थोड़ा लेट होता है, 1-1.5 साल, उसके बाद दोनों बराबर हो जाते हैं, उसके बाद दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन जब छात्रा और छात्र आपके यहाँ पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कि लड़की का डेवलपमेंट, ब्रेन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा हो चुका हो और लड़के का उसी एज में कम हुआ हो। तो क्योंकि हमारे यहाँ तो छात्र आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं,
तो ये फैक्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई सेक्स डिफरेंस की वजह से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बदल सकता है, थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, यानी दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर हो, चाहे वो दोनों सेम एज के हों, चाहे वो दोनों सेम एज के हों। ये बात क्लियर हो गई आपको लड़का और लड़की की। उसके बाद आता है इंटरनल सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, आंतरिक स्राव ग्रंथियां। अब आपको पता है हमारे अंदर ग्रंथियां होती हैं जो अलग अलग हार्मोन को निकालती हैं। हमारे अंदर ग्रंथि होती हैं, हमारे अंदर जो ग्रंथि होती हैं वो अलग अलग हार्मोन्स को निकालती हैं, आपको पता है ना। ये हार्मोन्स जो है हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं। अगर ये सही निकलेंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी, ये नहीं निकलेंगे तो ग्रोथ बेकार होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं हमारा जो है ग्रोथ हार्मोन का, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है हमारी, अब पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो कहां होती है, हमारे ब्रेन के बेस पे होती है, ब्रेन के बेस पे, ब्रेन के बेस में मौजूद होती है, ठीक है, ब्रेन के बेस में मौजूद होती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। अब ये ग्रंथि क्या करती है, ये हमारे जो ग्रोथ है उसको कम ज्यादा करती है, यानी इस ग्रंथि के कारण या तो बच्चा जो ग्रोथ चल रही होती है वो ये ग्रंथि देखती है, अगर ये कम निकला तो बच्चा बोना भी पैदा हो सकता है। तो देखता है ना आपने बोना, या हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है जिनकी, बहुत ज्यादा, दानव टाइप, लिख देता हूं लो याद रहेगा, दानव टाइप, ठीक है, यानी हाइट ज्यादा, यानी हाइट ज्यादा, या ग्रोथ ज्यादा, ग्रोथ ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि ब्रेन के बेस में मौजूद होती है, बोना, तो कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल ग्रोथ को मॉनिटर कर रही होती है, निकलेगा ग्लैंड और जो है उसको मॉनिटर करेगा। इसी हिसाब से हमारे बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि मेटाबॉलिज्म को करती है, ठीक है, आपने देखा होगा थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, ये क्या काम करेगी, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। ये कहाँ होती है, ये नेक पे होती है, गर्दन में होती है थायराइड ग्रंथि, और मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करती है। तो ये जो हमारी ग्रंथि हो गई पिट्यूटरी, ये तो बेस पे हो गई ब्रेन के, तो कहीं ना कहीं ये मेरे आंतरिक मामले ही तो हैं, ये मेरे आंतरिक मामले ही तो हैं, जो ग्रंथि यानी मेरे हार्मोन्स नहीं बढ़िया निकल रहे तो मेरी ग्रोथ कम हो जाएगी, अच्छे निकल रहे हैं तो ग्रोथ बढ़िया हो जाएगी। ऐसे ही एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन, ये मेरे इमोशंस को, एंगर को, इनको कंट्रोल करता है, इमोशंस, एंगर यानी गुस्से को। तो ये ज्यादा आपको बस पता होना चाहिए। एड्रेनलिन जो होता है वो कहाँ होता है, किडनी के ऊपर होता है, किडनी के ऊपर रहेगा और वहां से कंट्रोल करता रहेगा आपके एंगर। ये भी ज्यादा रहेगा तो बच्चा हमेशा गुस्सा, ये ग्रंथि ज्यादा निकलती रहेगी तो बच्चा अधिकतर गुस्से में, तनाव में, इनमें ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल है, मेरे शरीर में है, अगर ये कम ज्यादा निकलेंगे तो मेरी ग्रोथ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे। इसलिए मैंने नाम वगैरह बता दिया आपको, ताकि आपको बस ये रहे कि ध्यान रहे कि हाँ हाँ ये ऐसे करके ग्रंथियां थी, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। उसके अलावा एक आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो आपको पता है, नर्व्स का कंट्रोल होना चाहिए, प्रॉपर ब्रेन से कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, नहीं कोऑर्डिनेटेड रहेगा नर्व्स का कंट्रोल तो ग्रोथ में दिक्कत आएगी आएगी। तो ये सारे फैक्टर इंटरनल हैं, जो ये मेरे अंदर शरीर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मेरे शरीर के अंदर डिपेंड कर रहे हैं, जो कि मेरी ग्रोथ को कम या ज्यादा करेंगे। कौन कौन से हो गए, कौन कौन से फैक्टर हो गए बताइए। हेरिडिटी हो गया एक, तो जो मुझे पेरेंट्स से मिलने वाला है। मेरे ग्लैंड्स, ग्रंथियां हो गई, वो सही निकलेंगी नहीं निकलेंगी। उसके अलावा मेरी बुद्धि, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस हो गया, और मेरा नर्वस सिस्टम हो गया, और सेक्स डिफरेंस की वजह से भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब बिल्कुल समस्या बताइए, कोई हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मुझे लगता नहीं कि समस्या आप कोई आएगी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य कारक। बाहर के कारक कौन से हो गए, एनवायरमेंट तो है ही है सबसे बड़ा कारक। एनवायरमेंट, जहां बच्चा रहेगा वहीं से तो सीखेगा। किसी डाकू को दे दो तो डाकू बना देगा, किसी डॉक्टर को दे दो तो पढ़ा लिखा के शायद डॉक्टर भी बना दे, या नहीं तो काबिल भी बना सकता है। ये चांसेस ज्यादा होते हैं।
सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर डाकू के पास बच्चा रहेगा तो बहुत कम चांसेस है कि बहुत पढ़ा लिखा समझदार बच्चा बने, ज़्यादातर चांसेस हैं चोर डाकू ही बनेगा। अगर डॉक्टर या किसी पढ़े लिखे इंजीनियर को बच्चा दे दोगे तो हो सकता है चांसेस सबसे ज़्यादा यही रहेंगे कि कुछ अच्छा काम वो ज़िंदगी में कर लेगा। तो यही है हमारा हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट, आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को या हमारे डेवलपमेंट को, फिजिकल नहीं हर तरह के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैं इस थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, आप आराम से देख सकते हो। तो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति पे कई बार क्या होता है, देखिए बच्चा जो है कुछ लायक होता है, पैसों के कारण नहीं पहुंच पाता वहां तक, तो कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर में एक ब्रेक लग जाता है। या सोशली, मान लीजिए घर पे लड़ाई झगड़े का माहौल है, लड़ाई झगड़े का माहौल है जिसके कारण बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। अब कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्जाम है 10वीं के और घर में लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है, बच्चा इस कारण तनाव में है, तो क्या अच्छे नंबर ले आएगा? नहीं ला पाएगा। कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास, उसका सोशल विकास, वो सोचेगा हर जगह ऐसा ही होता है, उसके परिवार को लेके प्रति एक घृणा सी आ जाएगी मन में, वो सोचता है हर परिवार ऐसा ही है क्योंकि उसने ये परिवार देखा वो ऐसा ही कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो सोशियो इकोनॉमिक फैमिली का जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसकी वजह से भी बच्चे का डेवलपमेंट कंट्रोल होता है, चेंज भी होता है। उसके अलावा चाइल्ड्स ओन एक्सपीरियंस, बालक के अपने जीवन में अनुभव भी बहुत निर्भर करते हैं। यदि बच्चे के बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे, बहुत ही अच्छे अनुभव उसको आसपास से मिलेंगे, तो बच्चा हैप्पी हैप्पी सीखता चला जाएगा। यदि बच्चे के अनुभव खराब रहेंगे सदा, यानी उसने कोई, जैसे स्कूल में समझ लीजिए एक बच्चा है, उससे सब मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं, तो उसे लगता है स्कूल अच्छा है, वो वहां सीखेगा, और वो ही सारे बच्चे दूसरे बच्चे को बुली कर रहे हैं, यानी मार पीट रहे हैं, उससे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो जब ऐसा होगा, एक ही स्कूल है, एक ही क्लास है, वो ही बच्चे हैं, एक ही स्कूल, एक ही क्लास, वो ही बच्चे, लेकिन एक बच्चे का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा जा रहा है और दूसरे बच्चे का एक्सपीरियंस में भय व्याप्त हो रहा है, भय उसके मन में आ चुका है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो बच्चे के अपने एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे। तो ये बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से अब समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया अनुवंशिकता, अनुवंशिकता आप लिख सकते हो, हेरिडिटी क्या होता है? अनुवंशिकता, ठीक है। तो अनुवंशिकता का मतलब हेरिडिटी। तो अब हेरिडिटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या बोला। ये मैं आपको बता चुका हूं कि पेरेंट्स के द्वारा जो हमें जीन्स प्राप्त होते हैं, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये किस तरीके से अनुवंशिकता आती है, ठीक है। तो जो मेल होता है, मेल, पहले पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं मेल और फीमेल, ठीक है। हमारे अंदर 22 पेयर तो क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो ऑटोसोम्स बोलते हैं, 22 पेयर, 22 पेयर, इनको तो बोलते हैं ऑटोसोम्स। यहां भी फीमेल के पास भी 22 पेयर होंगे, इन 22 के 22 पेयर को ऑटोसोम्स बोलते हैं। और जो एक पेयर होता है, एक पेयर, वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स। मेल में एक्स वाई होता है, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ये सेक्स क्रोमोसोम्स हो गया। और ये एक पेयर जो फीमेल में होता है, ये होता है एक्स एक्स, ये फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, यानी भ्रूण बनता है, तो ये या तो यहां से एक्स आएगा और यहां से एक्स आएगा, इस तरह से। इन पे ये जो एक्स आए, इन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो जो भी एक्स एक्स से गर्ल चाइल्ड बनेगा, गर्ल चाइल्ड बनेगी, उसमें इंफॉर्मेशन यहां से भी आई। इंफॉर्मेशन का मतलब कि कैसे उसका जो आगे की लाइफ है वो कैसी होगी, हाइट कैसी होगी, और इंफॉर्मेशन यहां से भी आती है, इंफॉर्मेशन यहां से भी आती है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए यहां से y आया और यहां से x आया, तो एक्स वाई यानी बॉय बन जाएगा। फिर से वही बात है, इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होगी यहां से। तो इस तरह के तरीके से जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है।
अब मैं आपको बता देता हूं जो जीन्स होते हैं, चलिए मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा इसमें, ये तो आप समझ गए होंगे। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होने वाली है। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो माता पिता से उनके बच्चों में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शारीरिक व मानसिक गुणों का संचरण होता है। यह संचरण जीन्स द्वारा होता है। मैंने बताया ना जीन्स द्वारा, अभी बताऊंगा जीन्स भी क्या होते हैं। इस अध्ययन को अनुवंशिकी भी कहते हैं, यानी द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज जेनेटिक्स, इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। दो जो स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज जेनेटिक्स, यानी अनुवंशिकी बोलते हैं। जीन्स से स्टडी यानी जीन्स की स्टडी। अब ये जीन्स पहनने वाली जीन्स मत समझ लेना, कभी वो सोचो पहनने वाली जीन्स कहां से आ गई। अभी बताता हूं जीन्स क्या होता है। हमारा जो सेल होता है, सेल कोशिकाएं, सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर जो है ये क्रोमोसोम्स होते हैं। उस क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं। उन डीएनए के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ये सब हम अभी देखेंगे आगे, एक चित्र द्वारा समझा दूंगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन देख लो अभी। तो द चाइल्ड रिसीव सर्टेन फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स। कौन कौन से? हमारे पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी में क्या आते हैं? शारीरिक और मानसिक दोनों। शारीरिक भी कि मेरी हाइट कैसी होगी, आंखों का कलर कैसा होगा, बालों का कलर कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, और आईक्यू कैसा होगा, यानी मानसिक भी मेरा आईक्यू कैसा होगा, ब्रेन कितना डेवलप रहेगा, ये सब भी। तो ये सब हमें मिलता है पेरेंट्स से, और स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको बता चुका, देखिए ठीक है। अब मैंने आपको बताया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब कोशिकीय केंद्रक। न्यूक्लियस क्या हो गया? कोशिकीय केंद्रक। मान लो ये हमारा सेल है, सेल है, सेल के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया कोशिकीय केंद्रक। कोशिकीय केंद्रक के अंदर होंगे गुणसूत्र। कोशिकीय केंद्रक के अंदर होंगे गुणसूत्र। 22 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर मैंने आपको बताए थे। इसके अंदर 23 पेयर होंगे, 23 पेयर। 22 पेयर तो ऑटोजोम होंगे, एक सेक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो 23 पेयर इसके अंदर हो गए। क्रोमोसोम, प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर पित्रैक यानी जीन्स होंगे। प्रत्येक हर एक क्रोमोसोम के अंदर क्या होंगे? जीन्स होंगे। जीन्स के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी कि मेरा रंग कैसा होने वाला है। अब मदर की इंफॉर्मेशन अलग है और फादर की इंफॉर्मेशन अलग है, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो डीएनए और जीन्स, डीएनए और जीन्स मैं अभी आपको बता देता हूं क्या क्या होता है। तो ये तो समझ में आ गया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। उन एक क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत सारे यानी इस तरह का डीएनए इस तरह का होता है। देखिए अभी मैं आपको दिखाने ही वाला हूं, ये इस तरह का, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा। और उसमें ये ऐसे ऐसे यूं लगे रहते हैं, ये होते हैं हमारे जीन्स और डीएनए। इस तरह से जीन्स और डीएनए होते हैं। ये मैं आपको अभी समझा दूंगा कि किस तरह से यह कार्य करते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, कोशिकाएं कैसे काम करेंगी। चलो देखिए, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम के अंदर ये इस तरह से डीएनए है, और डीएनए के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन है ये जीन्स हैं। ये ऐसे इस तरह से डबल हेलिक्स बोलते हैं इनको, डबल हेलिक्स, दो दो ऐसे करके जुड़े हुए रहते हैं। ये इस तरह से हमारी जीन्स हैं। ये जो है जीन्स, ये इस तरह से, इनमें हमारी इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर मेरी पूरी इंफॉर्मेशन है। इस मेरे डीएनए के अंदर मेरी पूरी इंफॉर्मेशन है कि बालों का कलर कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर रहती है। ठीक है, अब ये एक आता है मदर से, एक आता है फादर से, और बहुत ही सरलता से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक मदर से आया, एक फादर से आया, बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाओगे कि कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। यानी 2 जीन्स आने हैं, तो बताइए कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, 1,67,77,216 के लगभग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यानी चांसेस हैं कि इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाएं, यानी इनमें से इतने कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कहां तक पेरेंट से रिजेंबलेंस होगी बताइए। इतने कॉम्बिनेशन की, इसका ये आ गया, इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, इससे वो आ गया, कुछ नहीं पता कि कौन से जीन से क्या आ जाए इंफॉर्मेशन। कितना लिखा मैंने? 1,67,77,216
67,77,216 के लगभग लगभग कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जब दो जीन्स आपस में मिलेंगे। तो बहुत ही मुश्किल होता है, हेरिडिटी का बहुत कॉम्प्लेक्स सा वो रहता है। साइंस में हम लोग पढ़ते हैं इसको, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होते हैं ये। ठीक है, ये मैंने आपको चित्र दिखा दिया, देखिए डीएनए का है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ये देखिए ये जो मैंने यहाँ पर बनाई है, ये डबल हेलिक्स, ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है डीएनए में अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन जब वहाँ पर पहुँचेंगी जाइगोट में, यानी बच्चे में जब जाएंगी एक मदर से एक फादर से, तो कौन सी कहाँ मिलके दोनों उसके अंदर बनाए, उसका कोई आइडिया नहीं लगा सकता, उसका कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अनुवंशिकता, वंश परंपरा के नियम पढ़ लेते हैं तथा महत्व पढ़ लेते हैं। तो क्या नियम होते हैं? देखिए, माँ बाप, बहुत सारे नियम दिए, सोरेनसन ने भी दिए कि या तो माँ बाप जैसा बच्चा होगा, ठीक है, माँ बाप से भिन्न भी हो सकता है, और एक ही माँ बाप की 2-3 संतान भिन्न होती हैं। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, बहुत सारे वो चीज़ें करी, बच्चों पे टेस्टिंग करे, और उसके बाद उन्होंने कुछ नियम दिए। तो सबसे पहला जो है अनुवंशिकता, वंश परंपरा, यानी लॉ ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं इसको, आप लिख सकते हो लॉ ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार लॉ ऑफ हेरिडिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, और नहीं तो फैक्टर अफेक्टिंग में कहीं ना कहीं ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का नियम तो आप कहीं ना कहीं नाम से ही समझ गए होंगे कि जैसे माँ बाप वैसी संतान। समानता का नियम क्या है? जैसे माँ बाप वैसी संतान, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही उनकी संतान होनी चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है। सोरेनसन ने क्या बोला है के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होंगे, यानी जिनके माता पिता की हाइट कम उन बच्चों की हाइट कम होगी, जिनके माता पिता की हाइट ज्यादा उन बच्चों की हाइट ज्यादा होगी। ऐसा फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन यह बात बाद में गलत सिद्ध होती है, क्योंकि हमने देखा है कईयों के माँ बाप छोटे होते हैं, बच्चा लंबा हो जाता है, कईयों के माँ बाप लंबे होते हैं, बच्चा छोटा रह जाता है। क्योंकि मैंने अभी इंटरनल कारक भी तो बताए थे, वो क्यों भूल जाते हो? लॉ ऑफ हेरिडिटी के अलावा भी तो कुछ ग्लैंड के भी तो कारक हैं। बच्चे के जीन्स तो बहुत अच्छे आए, लेकिन जो ग्लैंड्स थे, बच्चे के अंदर कोई मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, कोई बीमारी आ गई या उसके ग्लैंड से वो डेवलप नहीं हो पाए पूरी तरह से, तो वहां भी तो दिक्कत आ सकती है। समझो पूरी चीजें, तो ये पूरा निर्भर लॉ ऑफ हेरिडिटी पे के बाद भी तो है। बच्चे को अच्छे जीन्स मिल गए, लेकिन अब उसका शरीर, मेटाबॉलिज्म, शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, तो पनप पाएगा? नहीं पनप पाएगा। ये भी एक दिक्कत है। बच्चा तो बढ़िया हष्ट-पुष्ट पैदा होना था, खा सब्जी नहीं रहा है, हरी सब्जी नहीं खा रहा, तो क्या उसकी बॉडी की ग्रोथ होगी? क्या उसके बोन्स, टीथ अच्छे बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो बहुत सारे न्यूट्रिशन पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए यह नियम भी अपूर्ण है, यह नियम अपूर्ण है भाई, ये तो आपको भी पता है अपूर्ण है। जिनके अच्छे माँ बाप होंगे जरूरी नहीं है संतान खराब भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो यह नियम अपूर्ण है, याद रखिएगा। लेकिन हमें याद रखना है इसका नाम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का नियम है, ठीक है। क्योंकि प्राय देखा जाता है कि काले माता पिता की संतान गोरी, मंद बुद्धि माता पिता की संतान बुद्धिमान होती है। तो ये हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? मैंने आपको बताया ना, जीन्स है। अब मान लीजिए माता पिता के जीन्स है, माता का जीन्स है, एक होता है एक्टिव जीन्स, एक होता है रिसेसिव जीन्स यानी इनएक्टिव जीन्स, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से तो आया, माता के जो जेनेटिक्स थे वो मंदबुद्धि थे, लेकिन माता में इनएक्टिव पड़े हुए थे ऐसे जीन्स जो कि ब्रेन अच्छे के थे। ऐसी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी जिसमें आईक्यू ज्यादा था, लेकिन माता के वो एक्टिव नहीं हो पाए, लेकिन वो बच्चे में ट्रांसफर हो गए। इधर से पिता के पास भी ऐसी था, पिता भी मंदबुद्धि था, लेकिन उसके पास भी कहीं दादा परदादाओं से वो जीन्स पड़े हुए थे इनएक्टिव में, वो ट्रांसफर हो गए। बच्चे के पास दोनों तेज बुद्धि वाले जीन्स आए, बच्चा तेज बुद्धि बनेगा। ये बात समझ में आ गई आपको जो मैं समझाना चाह रहा था। मान लो यहां पर ये जीन्स है माता के, ठीक है, ये माता के जीन्स हैं, ठीक है, ये माता के जेनेटिक्स हैं। अब ये बच्चे के पास एक इंफॉर्मेशन आनी है, माता मंदबुद्धि थी। माता जब मंदबुद्धि थी तो, लेकिन माता मंदबुद्धि क्यों थी? क्योंकि उसका जो एक्टिव जीन्स था वो मंदबुद्धि वाला था, लेकिन उसके अंदर इनएक्टिव पड़े होंगे बहुत सारे जीन्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। हो सकता है उसमें आईक्यू अच्छा होने वाले ट्रेट्स हों, उसमें आईक्यू अच्छा होने वाली इंफॉर्मेशन हो,
तो वहां से ट्रांसफर हो जाएगी। सेम पिता से भी हो जाएगी, सेम पिता से भी हो जाएगी। एक इंफॉर्मेशन यहाँ, तो बच्चा जो डेवलप हुआ उसके पास तो दोनों इंफॉर्मेशन, तेज बुद्धि, तीव्र बुद्धि, अच्छा आईक्यू वाली आई, तो वो आईक्यू उसका बढ़िया निकल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो ये एक्टिव इनएक्टिव का रोल बहुत ज्यादा होता है इसमें। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने आपको क्विक रिवीजन में बता दिया ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया प्रत्यागमन का नियम यानी लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन यानी अब अलग होगा। इस नियम, ये भी सोरेनसन नहीं दिया, के अनुसार बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चे कम निम्न कोटि होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन है। यानी ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन हर केस में नहीं होता। ठीक है, तो प्रकृति का नियम है कि वह विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। तो बहुत तेज बुद्धि के माँ बाप के बच्चे भी सामान्य हो गए, तो वो मैंने बताया आपको एक्टिव और इनएक्टिव, वहां से सामान्य भी आ सकता है। वो बहुत सटीक चीज मैंने आपको बता दी। आपको ये नाम याद रखना है, लॉ ऑफ रिग्रेशन यानी प्रत्यागमन का नियम। तेज बुद्धि, रिजेम्बलेंस का मतलब तो सेम, तेज के तेज, मंद के मंद, ठीक है। और प्रत्यागमन का मतलब तेज के मंद। अब आया आखिरी भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबिलिटी। इसका मतलब सेम माँ बाप के दो बच्चे, सेम पेरेंट के चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, इनमें अंतर। अब ये तो एक तेज बुद्धि एक मंद बुद्धि, अब ये तो कैसे हो जाएगा, बिल्कुल वही वाली बात है ना, एक का आईक्यू अच्छा, एक का आईक्यू अच्छा और एक का आईक्यू कम। अब ऐसा क्यों हो गया, ये तो सेम ही माँ बाप के हैं। तो एक मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे जो होते हैं, अभी मैंने आपको यही बताया था कि 1,67,77,216 के लगभग कॉम्बिनेशन होते हैं। इन कॉम्बिनेशन में से कुछ ये कॉम्बिनेशन इसके पास जाएंगे, कुछ कॉम्बिनेशन इसके पास, तो हो सकता है वो अलग अलग चले गए हों, हो सकता है वो अलग अलग चले गए हों, तो बच्चों में भिन्नता आएगी ही आएगी। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि भिन्नता कैसे आएगी। सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी अब कि भाई जीन्स का खेल है, इधर से कुछ इंफॉर्मेशन आई, इधर से कुछ मिली, वो बच्चे में आ गई। अब इधर से क्या आ रही है, एक्टिव वाली आ रही है, इनएक्टिव वाली आ रही है, हमें नहीं पता। यानी इनएक्टिव वाली आएगी तो कोई भी गुण माँ पे नहीं जाएगा, कोई भी गुण बाप पे नहीं जाएगा। अगर दोनों की इनएक्टिव वाली आई, जो एक्टिव और इनएक्टिव वाली आई, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं इनमें जाने के। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता है वातावरण का प्रभाव। आपको पता है वातावरण का प्रभाव तो बहुत इजी है भाई, जो हमारा सामाजिक वातावरण, हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है हमारा, यानी वातावरण का मतलब ये नहीं कि हवा पानी ये सब चीजें, डेफिनेशन लिखी हुई है पढ़ लीजिएगा। वातावरण का मतलब है कि भाई हमारा जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौतिक, ये सारे कारक भी तो होते हैं वातावरण में। मैं किस समाज में रह रहा हूँ, ठीक है, मैं किस जगह पे रह रहा हूँ, वो जगह सर्द है गर्म है, मेरा समाज कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितनी भी होंगी, मेरी सांस्कृतिक कल्चर कैसा है। अब मैं मान लीजिए बहुत ही सांस्कृतिक लोगों में रह रहा हूँ, पूजा पाठ वाला नेचर ज़्यादा आ जाएगा। अब मेरे घर पे कोई पूजा पाठ कर ही नहीं रहा है तो मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा। तो अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। तो ये फैक्टर में ज़्यादा कुछ आपके पास आएगा नहीं भाई, एनवायरनमेंट से प्रभाव तो पड़ता ही है, हमें यही लिखना है, ठीक है। तो पर्यावरण का मनुष्य पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ये तो पता ही है हमें। इसका असर उसके जन्म से शुरू होता है और लगभग उसकी मृत्यु तक, जब तक वो जिएगा एनवायरनमेंट का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। बालक पर वातावरण के कुछ प्रमुख प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मानसिक विकास पर, आपको पता है मानसिक विकास पर, ऑन मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास पर भी पढ़ते हैं। अब आप कहोगे जी वातावरण का शारीरिक विकास से बताओ कैसे होगा, वातावरण का मानसिक विकास से बताओ कैसे होगा, तो बताओ कैसे हो जाएगा। मैंने बताया ना, वातावरण, आप जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, मान लो आप एक अच्छी क्लास में जा रहे हो, वहां सब शानदार बच्चे हैं, सेक्शन ए, बेहतरीन बच्चे,
तो उनमें आप चाहे कम आईक्यू के मेहनत करने की कोशिश करोगे, उनमें compete करने को, आईक्यू अच्छा हो गया, कोशिश करोगे बढ़िया करने की। एक मैंने भेज दिया डफर क्लास में, बिल्कुल खराब क्लास, वहाँ कोई नहीं पढ़ रहा, सब मजे ले रहे हैं, तो आप सोचोगे आप अच्छे भी होगे पढ़ने में, तो अरे छोड़ो यही मजे ले रहे हैं मैं भी ले लूँ, तो इसका मतलब आप उसी हिसाब से, तो एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। सेम अब आप कहोगे जी शारीरिक विकास, मैंने अभी आपको बताया, खाना पीना अच्छा रखोगे तो ग्लैंड्स ग्रंथियां अच्छा हार्मोन सिक्रीट करेंगी, हार्मोन अच्छा देंगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। तो इसलिए शारीरिक विकास पे भी एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। तर्क करो ना, क्यों पड़ता है, हर चीज में क्यों का जवाब होना चाहिए, हर चीज में आप बस आप रट लेते हो, क्यों का जवाब आप ढूंढोगे खुद से ही, मैंने दे दिया क्यों का जवाब। अब बुद्धि पर, इंटेलिजेंस पर, बिल्कुल ठीक है ना। वातावरण का प्रभाव भाई आईक्यू पे तो पड़ रहा है, आईक्यू तो बढ़िया जो है हेरिडिटी से होता है भाई, माँ बाप से, लेकिन वातावरण से कैसे आईक्यू बढ़िया होगा। आईक्यू बढ़िया होने का क्या कारण है, बच्चा जो है दिमाग चला रहा है, बच्चे को क्विज दी जा रही है, बच्चा उन्हें सॉल्व कर रहा है, एक ठप सा बच्चा बैठा है उसे कुछ नहीं दिया जा रहा, पजल्स दिए जा रहे हैं, पजल्स के सहारे सिखाया जा रहा है, तो बच्चे के आईक्यू को बढ़िया किया जा रहा है, बच्चे के आईक्यू को बढ़िया किया जा रहा है, इसलिए बुद्धि पर भी एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसके स्वास्थ्य पर बिल्कुल, हवा पानी कैसी है, दूषित तो नहीं है, हवा दूषित हो, पानी दूषित हो तो कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे, ये भी आप क्लियर जानते हो बहुत अच्छे से। उसके अलावा व्यक्तित्व पर, पर्सनैलिटी पर तो बहुत प्रभाव पड़ेगा ही, समाज का पड़ता है, ठीक है, मेरा समाज कैसा है, मेरी संस्कृति कैसी है, मेरे व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी वो, ठीक। उसके संज्ञानात्मक विकास हमने कॉग्निटिव मेंटल ले लिया है ऊपर, तो सारा कॉग्निटिव तो उसमें आ गया, मैंने आपको बताया था मेंटल के अंदर ही कॉग्निटिव आ जाएगा। चलिए उसके बाद इमोशंस, बिल्कुल सही बात है, मेरे इमोशनल डेवलपमेंट पर भी कि भाई मेरे माता पिता या मेरा समाज कैसा है, बहुत इमोशनल है, दयावान है जानवरों के प्रति, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यदि वो जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो कैसे आप नॉनवेज खा लोगे जब आप जानवरों को नुकसान, और यदि वो खा सकते हैं नुकसान पहुंचा सकते हैं तो नहीं खा पाओगे, यानी खा लोगे। तो यही एक तरीका है कि भाई जो संवेगात्मक है, इमोशंस हैं, वो कैसे जुड़े हुए हैं, कैसा आपका एनवायरनमेंट है। सभी लोग ऐसे हैं अरे मारो काटो कोई दिक्कत नहीं, मजे लो खाओ, तो आप भी ऐसे बन जाओगे, बिल्कुल ऐसे बन जाओगे। चलिए भाषाई विकास पे अबे तबे करके बात करेंगे। अब जैसे हमारी लैंग्वेज है, आपको पता है हमारी लैंग्वेज में यूपी वाला टच आ ही जाता है, चाहे हम कितना ही फ्लुएंसी से इंग्लिश में बोलने की बात करें, कितना ही अपनी जीभ टेढ़ी करने की कोशिश करें कि भाई मैं तो शुद्ध हिंदी में बात करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी भाषा पे मेरे एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ेगा। मैं जैसे शब्द सुनूंगा मेरे आचरण में वो शब्द आ ही जाएंगे, मेरे आचरण में वो शब्द आ ही जाएंगे, 100% ट्रू बात है। तभी तो हरियाणा का लहजा, राजस्थान का लहजा, यूपी का लहजा चेंज हो जाता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें अच्छा बोलने की, वो टच आ जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का शुरू से प्रभाव पड़ता है बचपन से। बचपन में कोई ऐसी बताने वाला होता नहीं है, बच्चे के जो डेवलपमेंट है उसमें वो भाषा रम जाती है, हो जाती है, फिर वो उसको निकाल नहीं पाता। सामाजिक विकास पर, सोशल डेवलपमेंट पर भी, और उसके बाद एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी पे भी। एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी का मतलब हम समाज से ही एडजस्ट करना सीखते हैं। अब मेरा समाज ऐसा है, मैं रह रहा हूँ ऐसे लोगों में, वहाँ सारे तगड़े तगड़े लोग रह रहे हैं और मैं बेचारा छोटा सा गरीब सा आदमी। अब मैं कह के भी उनकी गलती नहीं बता सकता, कर लूंगा एडजस्ट, वो कुछ भी गलत कर रहे हो। और मैं रह रहा हूँ, मैं बहुत अमीर आदमी, तगड़ा आदमी, 5 बाउंसर लेके चल रहा हूँ, जरा सा कोई सही भी गलत कर देगा तो उसे भी जो है मैं डांट दूंगा। तो कहीं ना कहीं मैं अपने एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी को समाज के हिसाब से चेंज कर लेता हूँ। ये बहुत क्लियर है, ऐसी बच्चा भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा। बताइए ये बात समझ में आ गई होगी सारी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। बाल विकास की दृष्टि से दोनों तत्वों में समान महत्व है, किसी भी तत्व को प्रधानता नहीं दी जा सकती। मैं आपको बता चुका, 50-50 नहीं बोल सकते, 20-80 नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में ये नहीं कौन जीता कौन हारा, कुछ नहीं पता, दोनों का प्रभाव पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो ये बात आपको क्लियर होगी। बहुत बढ़िया तरीके से हमने क्लास आपको करवा दी है। अगली क्लास बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस की लाऊंगा। कुछ मेरे पास डिटेलिंग है, मैं आपको अभी बता देता हूं। कुछ मेरे पास डिटेलिंग है, मनोवैज्ञानिक जो बात कह के गए हैं, कौन कौन सी थ्योरी दे गए, पहले जल्दी से ये करा दूंगा। और उसके तुरंत बाद जो है मैं आपको मेरे पास क्वेश्चंस की क्लास है,
मैं आपको क्वेश्चंस की क्लास, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यह करा दूंगा। तो ये हमारी अगली क्लास होने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। जब तक हमारे लिए जो मोटिवेशन है वो जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब, और फटाफट से, ये कमी आ रही है पता नहीं क्यों तुम लोगों की। अब मुझे बिल्कुल घर ही आना पड़ेगा लाइक सब्सक्राइब करने, या खुद ही कर दो टीचर को देख के कि हाँ भाई मेहनत कर रहा, बढ़िया पढ़ा रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब और शेयर बहुत ज़्यादा कर दो। जितना भी शेयर हो, तैयारी के लिए बहुत बढ़िया सोर्स लेके आ रहा हूं मैं, आपका पेपर निकल जाएगा बढ़िया तरीके से, आप लगे रहो बस मेरे साथ, ठीक है। तो फटाफट से कर दो, जहां भी ये मेरी बात पहुंचे, जिस भी वजह तो सबको पहुंचा दो फटाफट से, और इस क्लास के हिसाब से इसको जैसी आपको लगी वैसा ही शेयर कर दो, धुआंधार। तो चलिए दोस्तों, अगली क्लास में बहुत जल्दी आऊंगा मैं, बहुत बढ़िया कंटेंट लेके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके, सी टेट, यूपी टेट, सारे स्टेट के टेट के इंपॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन होंगे और जो आने वाले यानी आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस पे भी नजर डालेंगे और करेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।